सो अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू बच्चों। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अन अकेडमी पर। बच्चों, आज हम लोगों का जो सेशन स्टार्ट होने वाला है दैट इज आईआईटी जेम फ्री क्रैश कोर्स फॉर 2021। ठीक है, जो 2021 में हमारा आईआईटी जेम एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग फ्री क्रैश कोर्स बच्चों आज से स्टार्ट कर रहे हैं। और आज उस फ्री क्रैश कोर्स में मेरी पहली क्लास है। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ्री क्रैश कोर्स बच्चों कल से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें ऑलरेडी प्रतीक अग्रवाल सर, अमित कुमार तिवारी सर क्लासेस ले चुके हैं। ओके, और आज से बच्चों वो क्लास लेना मैं भी स्टार्ट कर रहा हूं। तो बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस फ्री क्रैश कोर्स में हम आप लोगों को आईआईटी जैम का मैक्सिमम सिलेबस कराने वाले हैं अप्रोक्सीमेटली 30 to 35 डेज में। ठीक है, और थोड़ा सा ऑब्वियस सी बात है बच्चों, स्पीड में सिलेबस चलेगा क्योंकि क्रैश कोर्स है ना। और हमें मैक्सिमम चीजें कवर अप करनी है, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। तो डेली इस क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है, तो आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। बच्चों, सेशन स्टार्ट करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज अमन रस्तोगी एंड स्टूडेंट्स, आई हैव क्वालिफाइड CSIR नेट, IIT JEM and GATE and many other chemistry entrance exam. And students, my master's is from IIT Delhi in chemistry, and my teaching experience in this field is more than 8 years. बच्चों, अगर मैं आप लोगों को ये कहूं कि आप लोग प्रॉपरली सारे ही लेक्चर्स अगर हमारे क्रैश कोर्स आईआईटी जैम के देखते हैं तो आपको उसका काफी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको अगर सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक आईआईटी जैम को जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन, सारे लेक्चर के लिंक आपको अवेलेबल हो जाएंगे। साथ साथ बच्चों, अगर आप लोग अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज करते हैं तो आपको यहां पर ढेरों बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि जैसे कि डेली लाइव क्लासेस विद इंडिया बेस्ट एजुकेटर, ढेर सारी प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए आपको पीडीएफ मटेरियल मिलता है, लाइव टेस्ट और क्विजेस देने के मौके मिलते हैं जो आपके टॉपिक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और एक वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स प्लानिंग मिल जाती है आप लोगों को सारे ही पर्टिकुलर टॉपिक्स की जो आप प्लस कोर्स में ज्वाइन करते हो। ये सारे बेनिफिट्स टोटली अनलिमिटेड अमाउंट में। हेलो बेटा फैज, हाउ आर यू? तो आप लोगों को बच्चों मैं बताना चाहता हूं, अगर आप अनअकैडमी फ्री लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं, जैसे कि ये भी बिल्कुल फ्री लाइव क्लास है, आप देख सकते हैं बच्चों अनअकैडमी आपको कितना बेहतरीन कंटेंट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। यानी कि क्रैश कोर्स जिसका लगभग हर कोई इंसान एक पर्टिकुलर अमाउंट चार्ज करता है, बट हियर ऑन अनअकैडमी वी आर प्रोवाइडिंग यू अ फ्री क्रैश कोर्स फॉर आईआईटी जैम 2021। ठीक है, तो इसी तरीके की फ्री लाइव क्लासेस आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अटेंड कर सकते हैं। हाँ बेटा, जितना क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग मैक्सिमम हो पाएगा वो मैं कंप्लीट कराऊंगा अपनी साइड से, डोंट वरी अबाउट इट। मैक्सिमम चीजें कवर करने वाला हूं मैं आप लोगों के साथ इसमें, है ना। तो बच्चों, अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज करते हैं और यूज करते हैं अगर मेरा कोड SCAMAN, इस कोड को यूज कर आपकी 1 ईयर की फी हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ 9,000 रुपीज, क्योंकि आपको मिलता है डायरेक्ट 10% का फ्लैट ऑफ। और 2 ईयर की फीस हो जाती है सिर्फ और सिर्फ 10,800 रुपीज। तो बच्चों, आपके लिए ये अमाउंट बहुत अफोर्डेबल है, आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और हम इस पर्टिकुलर, जिसे कहना चाहिए बच्चों, आईटी जैम की प्रिपरेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं, यानी कि बहुत अच्छी रैंक से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आइए बच्चों, आज के सेशन को फटाफट मैं स्टार्ट करता हूं बिना किसी देरी के। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा, फैज ने कहा सर काइनेटिक्स का कोर्स 2022 के लिए आप दिसंबर का बोले थे। हाँ बेटा, मैंने बोला था दिसंबर एंड या जनवरी में मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, वो बिल्कुल टाइमली ही स्टार्ट होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करने के लिए। डोंट वरी बेटा फैज, है ना। तो बच्चों देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में मैं आपको बता देता हूं कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको एकदम टू द पॉइंट देखेंगे, है ना। थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको होती हैं, आप लोग देखो बच्चों, एक सिंपल सी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि थर्मोडायनेमिक्स में जो कंसेप्ट है वो यूनिवर्स का कंसेप्ट होता है। और यूनिवर्स हमारा क्या होता है बच्चों, जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग से मिलकर बनता है ना। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करने वाली चीज होती है उसे हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। ठीक, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप जानते हैं सिस्टम तीन प्रकार के होते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम में बच्चों आप लोग जानते हैं कि एनर्जी का एक्सचेंज होता है बट मैटर का नहीं। ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है, इसलिए वो ओपन सिस्टम है। और साथ साथ बताना चाहूंगा, आइसोलेटेड सिस्टम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आइसोलेटेड सिस्टम को ही मैं बस यहां पर डिस्कस करूंगा डिटेल में, क्योंकि क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम सब बच्चे जानते होते हैं, बट आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा एक गलती करते हैं। अभी मैं उस गलती को पकड़कर बताता हूं। देखो, आइसोलेटेड सिस्टम में एनर्जी एक्सचेंज एंड मैटर एक्सचेंज बोथ आर नॉट अलाउड, बोथ आर नॉट अलाउड। ठीक है, कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम?
जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ रखा आइसोलेटेड सिस्टम वो करेक्ट आंसर दे सकते हैं, लेकिन बाकी लोगों से भी मैं जानना चाहता हूं, अगर वो करेक्ट आंसर देते दैट विल बी वेरी वेरी गुड। आइसोलेटेड सिस्टम, कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम? परफेक्ट आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसमें ना तो एनर्जी का एक्सचेंज हो ना ही मैटर का। ठीक है, तो बच्चों एनर्जी का और मैटर का अगर एक्सचेंज नहीं हो रहा तो आइसोलेटेड सिस्टम का एक ही एग्जांपल है हमारा पूरा यूनिवर्स, द होल यूनिवर्स। ओके, यस एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा मधुर एंड फैज, द होल यूनिवर्स इज एन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। कई जगह लिखा होता है बच्चों थर्मस फ्लास्क, कई जगह लिखा होता है थर्मस फ्लास्क, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं थर्मस फ्लास्क इज नॉट एन परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि थर्मल फ्लास्क के अंदर भी रखी हुई चीजें ठंडी या गर्म हो जाती हैं। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा गर्म बॉइलिंग वाटर थर्मस फ्लास्क में रखोगे तो 12 से 24 घंटे बाद वो ठंडा हो जाएगा, है ना। और 0 डिग्री या 1 डिग्री सेल्सियस जैसा चिल्ड वाटर अगर आप रखोगे और उसे रूम टेम्परेचर पे थर्मस फ्लास्क को रखते हो तो वो कुछ समय बाद गर्म हो जाता है। यानी कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी तो चल ही रहा है उसमें, तभी तो चीजें ठंडी और गर्म हो रही हैं। यानी कि वो परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। बट यूनिवर्स क्यों है आइसोलेटेड सिस्टम? क्योंकि हमारी थ्योरी के अनुसार हम ये मानते हैं कि हमारी यूनिवर्स के ना तो बाहर कुछ है ना ही अंदर कुछ है। मतलब बाहर से कुछ अंदर आ सकता है, तो जब बाहर कुछ है ही नहीं तो बाहर से अंदर क्या आएगा, है ना। और जब बाहर कुछ है ही नहीं तो अंदर से बाहर क्या जाएगा? तो ना तो एनर्जी अंदर से बाहर जा सकती, ना मैटर अंदर से बाहर जा सकता, ना एनर्जी बाहर से अंदर आ सकती, ना मैटर बाहर से अंदर आ सकता। तो जब बाहर कुछ है ही नहीं तो आएगा कहां से, और बाहर कुछ है ही नहीं तो जाएगा कहां पर? दैट्स व्हाई द यूनिवर्स इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। ओके एवरीवन, ये चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता था। फैज ने पूछा है सर इससे मेरा एक क्वेश्चन है सर, ये सिस्टम का कोई सराउंडिंग ही नहीं है ना? या एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक बात है बेटा, बिल्कुल ठीक बात है फैज। ठीक है, तो अब बच्चों ये बहुत बेसिक बातें थी, हमारी खत्म हो गई। इसके बाद मैं क्विकली आपको बताना चाहता हूं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया है जेएम में। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो अमाउंट डिपेंडेंट हो, अमाउंट डिपेंडेंट। शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाइए बच्चों आप भी अपने नोट्स, बिल्कुल एकदम शॉर्ट नोट्स की तरह जैसे मैं बनवा रहा हूं ना वैसे, बेस्ट है ये तरीका। ठीक है, अमाउंट डिपेंडेंट और डायरेक्टली एडिटिव, अमाउंट डिपेंडेंट और डायरेक्टली एडिटिव। ठीक है, और ये क्या होती है? ये होती है अमाउंट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। ठीक है, और डायरेक्टली एडिटिव नहीं होती है, डायरेक्टली एडिटिव नहीं होती, लेकिन इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग पहचान है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी दो एक्सटेंसिव का रेशियो इस तरीके से भी पाई जाती है। मतलब हमेशा ट्रू नहीं है ये, हमेशा ट्रू इन द सेंस कि मतलब दुनिया की सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसा नहीं कि दो एक्सटेंसिव का ही रेशियो होती है। ठीक है, लेकिन हां दो एक्सटेंसिव का रेशियो अगर है तो वो इंटेंसिव होगा, ये बात पक्की है। मेरी बात समझे नहीं समझे? अब जैसे टेम्परेचर है, वो किसी दो चीजों का रेशियो थोड़ी है, बट है तो वो भी इंटेंसिव। ठीक है, तो या तो ये कंडीशन ट्रू होगी या ये कंडीशन ट्रू होगी। एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में नंबर ऑफ मोल्स, मास, वॉल्यूम, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज। ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी से मेरा मतलब है एच यू ए जी सब। ठीक है, और एंट्रोपी भी होता है एक्सेट्रा, ये सब क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इवन हीट कैपेसिटी ऑल्सो। ठीक है, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में बच्चों प्रेशर आ जाता है, टेम्परेचर आ जाता है, डेंसिटी आ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाता है। ठीक है, एंड ऑल मोलर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। दुनिया की जितनी भी मोलर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं सब क्या हैं? सब क्या हैं? सब इंटेंसिव है। दुनिया की जितनी भी मोलर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं सब क्या हैं? इंटेंसिव है, ये बात याद रखना। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये चीज आपको क्लियर होगी बच्चों। अगर आप लोग चाहते हो नोट्स बनाना तो नोट्स भी बना सकते हो, अदरवाइज आप लेक्चर फिनिश होने के बाद ये पूरा का पूरा जो नोट्स हैं उन्हें आप पीडीएफ फॉर्मेट में खुद ब खुद इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो मतलब, है ना। चलिए, नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें तो अब मैं आप लोगों को सीधे बताना चाहता हूं स्टेट एंड पाथ फंक्शन के बारे में। स्टेट एंड पाथ फंक्शंस। हेलो बेटा पूजा, स्टेट एंड पाथ फंक्शंस। बच्चों अगर स्टेट एंड पाथ फंक्शंस के बारे में हम लोग अगर बात करें तो स्टेट फंक्शंस वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं सिर्फ और सिर्फ डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन और स्टेट, है ना। और दूसरा पॉइंट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंट ऑफ
पाथ। पाथ के ब्रैकेट में हिंदी में लिख लेना, पाथ के ब्रैकेट में हिंदी में लिख लेना प्रोसेस कराने का तरीका। ठीक है, पाथ का मतलब क्या होता है? पाथ का मतलब क्या होता है एवरीवन? प्रोसेस कराने का तरीका। थैंक यू बेटा ऋषिकेश। ठीक है, तो जो प्रोसेस कराने का तरीका है दैट इज नोन एज पाथ, दैट इज नोन एज पाथ, है ना? तो अब अगर बात करें पाथ फंक्शंस के बारे में, पाथ फंक्शंस के बारे में, तो दे डिपेंड्स ऑन फर्स्ट इनिशियल पोजीशन या इनिशियल स्टेट, दे ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फाइनल स्टेट एंड दे ऑल्सो डिपेंड ऑन पाथ ऑल्सो। ठीक है, तो बच्चों वो इनिशियल स्टेट पे भी डिपेंड करते हैं, फाइनल स्टेट पे भी डिपेंड करते हैं, पाथ पे भी डिपेंड करते हैं। तो कई बच्चे ये कंफ्यूज कर जाते हैं कि स्टेट फंक्शन पाथ इंडिपेंडेंट होते हैं बट इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करते हैं। तो उसका जस्ट उल्टा सोच लेते हैं कि पाथ फंक्शन पाथ पे डिपेंड करते हैं तो इनिशियल फाइनल के इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पाथ फंक्शन इनिशियल पे भी डिपेंड करता है, फाइनल पे भी डिपेंड करता है, पाथ पे भी डिपेंड करता है, याद रखिएगा। एंड पाथ का मतलब क्या होता है? प्रोसेस कराने का तरीका, है ना बच्चों? प्रोसेस कराने का तरीका, है ना? तो चलिए अब अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो स्टेट फंक्शन के जो एग्जाम्पल होते हैं स्टेट फंक्शन, ठीक है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, और आपके साथ हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, साथ साथ एंट्रोपी एक्सेट्रा, ये सब क्या है? स्टेट फंक्शन है। और पाथ फंक्शन में मोस्ट फेमस बस दो ही याद रखो, क्यू और डब्ल्यू। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक, उसके बाद बच्चों लिखेगा स्टेट फंक्शंस फॉलो यूलर्स थ्योरम। स्टेट फंक्शंस फॉलोज यूलर्स थ्योरम। यूलर थ्योरम को फॉलो करते हैं स्टेट फंक्शन। किस प्रकार से? किस प्रकार से फॉलो करते हैं? तो स्टेट फंक्शन यूलर थ्योरम को फॉलो करते हैं, यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर एक फंक्शन एक्स और वाई वेरिएबल पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो डेल एफ बाय डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई, अगेन उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई बट एट कांस्टेंट एक्स, इसको मान लो m, इसको क्या मान लो? m। यानी कि फंक्शन को पहले हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया बाय कीपिंग y कांस्टेंट, देन उस वैल्यू को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया बाय कीपिंग x कांस्टेंट, देन दिस होल वैल्यू इज इक्वल टू m। ठीक है, इसे हमने m मान लिया। नाउ differentiate the function first with respect to by keeping x constant and then with respect to x by keeping y constant, and let's say this is n. So if m is equal to n, then df is an exact differential. ठीक है, always remember df is an exact differential, dn is an exact differential, ठीक है, and this implies that f is a state function. ओके, डीएफ आपका क्या है बच्चों? एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अगर डीएफ एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है तो आपका एफ जो है वो स्टेट फंक्शन कहलाएगा। ये बात याद रखेंगे, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। दूसरी बात, ये तो पहली कंडीशन थी। अगली कंडीशन आप लोग क्या याद रखेंगे? नेक्स्ट कंडीशन, इफ एम इज नॉट इक्वल टू एन, इफ एम इज नॉट इक्वल टू एन, ठीक है, देन डीएफ इज नॉट एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। Then df is not an exact differential and f is not a state function, then it will be a path function in thermodynamics. ओके, थर्मोडायनेमिक्स का तरीका यही है कि अगर m n के बराबर नहीं आया और वो एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है तो फिर वो पाथ फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में उसको हम क्या बोल देते हैं? उसे बोल देते हैं इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ठीक है, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं है तो क्या हो जाएगा? इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो जाएगा, है ना? बट लेकिन हमारे केमिस्ट्री में, थर्मोडायनेमिक्स में हम उसे स्टेट और पाथ की कैटेगरी में रखते हैं। ओके,
अब एक चीज और लिख लेना, नोट करके लिख लेना बच्चों कि इफ डीएफ इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, अगर डीएफ एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, इफ डीएफ इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, तो आप डीएफ को ऐसे लिख सकते हो बच्चों, आप डीएफ को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, डेल एफ बाय डेल एक्स एट कांस्टेंट वाई डीएक्स प्लस del f by del y at constant x dy. This is very important. This is very very important. इस तरीके से लिख सकते हो आप बच्चों, ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हो, ठीक है। आई होप आप सब लोगों ने लिख लिया होगा इस बात को, इस चीज को, ठीक है। ये हमारे पास बनकर आ गया, ये स्टेट फंक्शन की एक प्रॉपर्टी हुई। लास्ट प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन की और एक याद रखेंगे कि अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं किसी एक ऐसे फंक्शन का जो कि स्टेट फंक्शन है और उसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन होता है, तो वो हमेशा 0 के बराबर होगा, ठीक है। उसका क्लोज्ड इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होगा इफ f इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। इफ f इज अ स्टेट फंक्शन, अगर f आपका स्टेट फंक्शन है और उसके डिफरेंशियल एलिमेंट का आप क्लोज्ड इंटीग्रेशन करते हो, क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, जहां से शुरू किया था वहीं पर वापस आ गए, यानी कि इनिशियल स्टेट इज योर फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट ही फाइनल स्टेट है, ठीक है। यानी कि क्लोज्ड इंटीग्रेशन का मतलब इंटीग्रेशन ओवर अ साइक्लिक पाथ या इंटीग्रेशन इन अ साइक्लिक प्रोसेस, है ना। तो आप लोग जानते हो साइक्लिक प्रोसेस में दुनिया के सारे स्टेट फंक्शन के चेंज 0 होते हैं, साइक्लिक प्रोसेस में दुनिया के सारे स्टेट फंक्शन के चेंज 0 होते हैं। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे, एक और सबसे इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे कि एच यू ए जी पी टी वी एस एक्सेट्रा आर स्टेट फंक्शन, आर स्टेट फंक्शंस, बट कैपिटल में लिखो बट डेल्टा एच, डेल्टा यू, डेल्टा ए, डेल्टा एस, डेल्टा पी, डेल्टा टी, डेल्टा वी एंड डेल्टा एस आर नॉट ओके। एब्सोल्यूट वैल्यूज तो स्टेट फंक्शन होती हैं, बट स्टेट फंक्शंस का चेंज स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव नहीं करता, ऑलवेज रिमेंबर। एब्सोल्यूट वैल्यूज यानी कि ये सब तो स्टेट फंक्शन कहलाएंगे, बट इसका चेंज अपने आप में स्टेट फंक्शन, मतलब डेल्टा एच एज अ होल इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, बट एच इज अ स्टेट फंक्शन। डेल्टा यू एज अ होल इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, बट यू इज अ स्टेट फंक्शन, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज अ वेरी टेक्निकल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, रिगार्डिंग स्टेट फंक्शंस। इसके बाहर से स्टेट फंक्शन में दुनिया में कोई सवाल नहीं बन सकता, डोंट वरी अबाउट इट, इसके बाहर से कुछ नहीं बन सकता जितना मैंने अभी पढ़ा दिया, ओके। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों आ जाते हैं, सबसे पहले शुरुआत करेंगे जीरोथ लॉ से। जीरोथ लॉ में बच्चों याद रखिएगा, जीरोथ लॉ में याद रखिएगा कि जीरोथ लॉ में बहुत ही सिंपल लॉ है ये, ठीक है। सिर्फ छोटे से एग्जांपल से समझाऊंगा, ज्यादा देर खर्च नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए ए सिस्टम है, ये बी सिस्टम है, ये सी सिस्टम है। अगर ए और बी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो ए और सी भी एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे ही होंगे, दैट्स इट, दिस इज योर जीरोथ लॉ। कहने का मतलब क्या है, एक सिंपल एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो एक कमरा है, उसमें आपने एक बहुत गर्म चाय लाकर रखी और एक ग्लास में बहुत ही ठंडा पानी लाकर रखा, है ना। लेट्स से द टेम्परेचर ऑफ द रूम इज 27 डिग्री सेल्सियस, मींस 300 केल्विन है। चाय जब आई थी तो वो 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी, और जब पानी आया था तो 1 डिग्री सेल्सियस पर था। मान लीजिए चाय और पानी को आपने 5 से 6 घंटे उसी रूम में रखा हुआ छोड़ दिया। नाउ व्हाट विल हैपन, आफ्टर 5 to 6 आवर्स चाय ठंडी हो जाएगी एंड पानी गर्म हो जाएगा, ओके। तो आप लोग ध्यान से देखो बच्चों, एक चीज
सेम एनवायरमेंट में एक चीज ठंडी हो रही है और दूसरी चीज गर्म, ठीक है। तो ठंडी और गर्म क्यों हो रही है, उसके पीछे सीधा सा कारण है कि ठंडा एंड गर्म आर रिलेटिव प्रोसेसेस। रिलेटिव है वो तो चीज, क्योंकि वो 95 डिग्रीज पर थी इसलिए घटकर टेम्परेचर कम हो गया तो ठंडी कहला रही है, और वो 1 डिग्री सेल्सियस पर था इसलिए टेम्परेचर बढ़कर वो गर्म हो गया, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, हीट एक्सचेंज हुई सराउंडिंग के साथ, हीट एक्सचेंज हुई सराउंडिंग के साथ, तो जो गर्म था सराउंडिंग से भी ज्यादा गर्म था, जिसका टेम्परेचर ज्यादा था सराउंडिंग से, उसने तो हीट लूज करी, और जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग से कम था उसने हीट गेन करी। यानी कि ये नेचुरल प्रोसेस है, आप इसे रोक नहीं सकते कि अगर दो चीजें डिफरेंट टेम्परेचर्स पर हैं तो वो थर्मल इक्विलिब्रियम पर आएंगी ही आएंगी, अगर वो कांटेक्ट में आ गई तो चाय और पानी सराउंडिंग में रखते ही सराउंडिंग के कांटेक्ट में आ गए, तो उन्होंने अपने हीट को एक्सचेंज किया, और फाइनली 5 से 6 घंटे बाद अब पानी का चाय का टेम्परेचर सेम होगा और इन दोनों का टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर के बराबर होगा, है ना। तो 5 से 6 घंटे बाद द टी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, द water is in thermal equilibrium with surrounding, so that is 100% true that tea and water must be in thermal equilibrium with each other. Are you getting my point or not? So this is zeroth law, ये जीरोथ लॉ है, ठीक है, जो हमें बताता है कि डायरेक्शन, ठीक है, हीट जो हमें बता रहा है कि हीट कहां से कहां जाएगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, ठीक है, ये याद रखिएगा। ओके चलिए, वेरी गुड। सो दैट्स ऑल अबाउट जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ में बस इतना ही जानना है ना। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बच्चों बात करें तो इसका एक्सप्रेशन होता है डेल यू इज इक्वल टू डी यू इज इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डी यू इज इक्वल टू डी क्रॉस क्यू प्लस डी क्रॉस डब्ल्यू, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, ठीक है, क्योंकि क्यू और डब्ल्यू जो है वो पाथ फंक्शन है, और पाथ फंक्शन होने के साथ साथ वो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं। क्या है बेटा जी, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। तो मैथमेटिक्स ये कहती है कि इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स को, डिफरेंशियल्स जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं उनके जैसा शो मत करो, उनसे हटकर शो करो। तो मैथमेटिक्स कहती है या तो ये डेल्टा इस्तेमाल करो करली वाला, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली क्रॉस लगा सकते हो। और अगर आपको कहीं पर यह लिखा हुआ मिलता है, ठीक है, सो दिस इज मैथमेटिकली रॉन्ग, ये एक्सप्रेशन मैथमेटिकली गलत है। ऑल्दो किताबों में लिखा होता है, ये इवन एटकिंस तक ने लिख कर दिया है, बट एटकिंस ने नीचे पैराग्राफ में एक्सप्लेन करा है कि फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने ऐसे लिखकर छोड़ दिया है, बट लेकिन क्यू और डब्ल्यू के आगे चीजें अलग होनी चाहिए थी। बट लेकिन जो थर्मोडायनेमिक्स की महारथी किताब है, जैसे मैक्वेरी एंड साइमन हो गई, ठीक है, गिलबर्ट कासलन हो गई, इन ये थर्मोडायनेमिक्स की भयंकर किताब है, हैवी भरकम, बहुत डिटेल में लिखने वाली किताब है। उन्होंने साफ साफ बोला है, उन्होंने साफ साफ बोला, आइदर यू कैन राइट द फर्स्ट लॉ इन दिस फॉर्म और यू कैन राइट द फर्स्ट लॉ इन दिस फॉर्म बट नॉट इन दिस फॉर्म। हाँ बेटा, एक ही मीनिंग मान सकते हो पूजा इन दोनों का आप, ठीक है, दिस एंड दिस सिंबल, ठीक है, सिग्निफाइज द सेम मीनिंग, ठीक है, द मीनिंग ऑफ द इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल, दैट्स इट। ओके, सो इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ, डेल्टा यू विल बी क्यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, डेल्टा यू बराबर होता है क्यू प्लस डब्ल्यू के। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, वॉट आर क्यू एंड डब्ल्यू, ठीक है, दीज आर नॉट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये एक स्पेशल नोट बनाकर लिख लें कि ये एनर्जी की कोई फॉर्म नहीं है, क्यू और डब्ल्यू एनर्जी की फॉर्म नहीं है, ठीक है, दे आर एनर्जी कैरियर्स, ठीक है, दे आर एनर्जी कैरियर्स, दे आर नॉट द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो ना तो एनर्जी की फॉर्म है, ठीक है, वो एनर्जी कैरियर हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी लाने ले जाने का काम करते हैं। तो सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए हीट और एनर्जी को, हीट और वर्क को एनर्जी की यूनिट्स दे दी गई, बट लेकिन ये रियलिटी में एनर्जीज नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपसे कहीं कभी किसी ना किसी समय इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, डेफिनेटली, ठीक है, याद रखना ये बात, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में अगर कहीं पर भी कोई भी सवाल उठता है तो जनरली हीट और वर्क की डेफिनेशन और हाउ हीट एंड वर्क आर डिफरेंट फ्रॉम एनर्जी,
ठीक है, बट स्टिल वी आर गिविंग देम दी यूनिट्स ऑफ एनर्जीज। हीट की यूनिट भी जूल होती है, वर्क की यूनिट भी जूल होती है, एनर्जी की भी यूनिट जूल होती है ना। तो वो जो क्यू है ना, क्यू, वो क्यू इस बात को दर्शाता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक सिस्टम से सराउंडिंग में कितने अमाउंट में एनर्जी गई। तो वो अमाउंट का जो कैलकुलेशन थे, देखो मैं एक सिंपल साधारण से तरीके से बताता हूं। मान लीजिए आपने अपने घर की एक चेक बुक में लिखा 10 लाख रुपए, है ना। तो वो 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में थोड़ी आ गए, है ना। अब आप जाएंगे उस 10 लाख के चेक को जब बैंक में जमा करेंगे और उसकी प्रोसेसिंग होगी, तो आपके अकाउंट से जिस भी अकाउंट में आप 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके अमाउंट में 10 लाख रुपीज जाएंगे। ठीक है, 10 लाख रुपीज। ठीक है, हेलो सारा। ठीक है, तो 10 लाख रुपीज जाएंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपने 10 लाख का चेक बनाया किसी के नाम का, मान लो तुम मुझे 10 लाख रुपए दे रहे हो, अच्छा लगता है सुनने में। ठीक है, तुमने मुझे 10 लाख दिए, तुमने 10 लाख रुपए लिखे चेक में, तो 10 लाख रुपए लिखते ही मेरे पास आ गए क्या? नहीं। ठीक है, उसकी प्रोसेसिंग करानी पड़ेगी, कहां? बैंक में जाकर। अब बैंक में जाकर आपने 10 लाख रुपए के चेक की प्रोसेसिंग कराई और पैसा मेरे अकाउंट में आ गया। ठीक है, नाउ द चेक इज यूजलेस। ठीक है, तो जब चेक एकदम यूजलेस हो गया, अब आप ये इमेजिन करो कि आपके अकाउंट से क्या चीज निकली, क्या चीज ट्रांसफर हुई, मेरे अकाउंट में क्या चीज आई? मनी। मनी। लेकिन किसकी हेल्प से? किसकी हेल्प से? चेक की हेल्प से। तो क्या चेक मनी था? नो, चेक इज नॉट मनी। ठीक है, वो मनी की कोई फॉर्म नहीं है। ठीक है, बट विद द हेल्प ऑफ चेक वी कैन ट्रांसफर मनी। तो द चेक कैन कैरी द मनी। ठीक है, चेक इज द थिंग विच कैन ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। चेक में वो ताकत है, चेक के पास वो जिम्मेदारी है, चेक के पास वो अधिकार है कि वो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करवा सकता है, बट वो खुद पैसा नहीं है ना। कभी आपने बोला है कि मैंने बैंक में इस इंसान के अकाउंट में चेक डिपॉजिट करा दिया? आप बोलते हो आपने बैंक में चेक डिपॉजिट करा है। आपके खाते में क्या चीज जमा होती है? पैसे, रुपया। ठीक है, आपके खाते में चेक नहीं जमा होते हैं। आप जब अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे चेक करते हो कि आपका बैलेंस कितना है, तो ऐसा थोड़ी लिखा आता है कि भाई आपके अकाउंट में 53 चेक पड़े हुए हैं। ऐसा थोड़ी लिख के आता है, ऐसे लिखा रहता है कि भाई आपके अमाउंट में इतना पैसा पड़ा हुआ है। तो अकाउंट में जो चीज रहती है दैट इज मनी। तो मनी को एनर्जी से रिलेट कर सकते हो, और हीट और वर्क को, मनी को एनर्जी से रिलेट कर सकते हो, और हीट और वर्क को आप चेक से रिलेट कर सकते हो। इसीलिए मैं ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, दे आर एनर्जी कैरियर्स। ठीक है, जैसे आपका चेक क्या है? चेक इज अ मनी कैरियर, मनी कैरी करके लेकर जाता है वो। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी भी बेटा नहीं कह सकते। एक्चुअली मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो होते हैं वो तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन होते हैं। दीज आर दी मोड्स। ठीक है, मैं इन्हें प्रॉपरली मोड्स नहीं कहता कभी भी। ठीक है, मोड कहना मेरे नजरिए में बिल्कुल गलत है, और ना ही किसी किताब में ऐसा लिखा है। किसी भी बुक में भी आपको ऐसा नहीं लिखा हुआ मिलेगा। बट हाँ, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, पॉल एटकिंस हो, मैक्वेरी साइमन हो, गिलबर्ट कास्लन हो, जिसका ऑल ओवर वर्ल्ड, सिर्फ ना कि इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड जिनकी मान्यता है किताबों की कि लिखी हुई चीजें बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत बड़े धुरंधर साइंटिस्टों ने अप्रूव कर रखा है कि हाँ इसकी लिखी हुई चीजें बहुत अच्छी हैं। उन बुक्स की बातें मैं आपको बता रहा हूं। आईआईटी के जो मेरे प्रोफेसर थे आईआईटी दिल्ली में, ठीक है, दे ऑल्सो यूज टू से दैट क्यू एंड डब्ल्यू आर एनर्जी कैरियर्स। ठीक है, जब मैं खुद आईआईटी दिल्ली से मैंने अपना मास्टर्स किया था, तो मेरे जो प्रोफेसर थे दे ऑल्सो सेड दैट क्यू एंड डब्ल्यू आर दी एनर्जी कैरियर्स, नॉट द मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ओके, चलिए। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई। अब सबसे पहले हम लोग देखते हीट एंड हीट कैलकुलेशन। हीट एंड हीट कैलकुलेशन। हीट एंड हीट कैलकुलेशन में बच्चों आप लोग याद रखें, हीट क्या होती है? हीट की डेफिनेशन बच्चों बहुत आसान है, बट मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होती, तो मैं आपको बता देता हूं कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू सिस्टम या सराउंडिंग। मैंने स्लैश लगाकर सराउंडिंग भी लिख दिया। या तो सिस्टम से किसी सिस्टम में जाए या सिस्टम से सराउंडिंग में जाए, ड्यू टू ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ओनली।
यानी कि टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जितना भी एनर्जी का अमाउंट एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में गया, दैट इज नोन एज हीट ओनली। उसी को हम क्या बोल देते हैं, उस एनर्जी के अमाउंट को हम हीट बोल देते हैं। समझ गए बात? ये डेफिनेशन याद रखेंगे ऑलवेज। दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ हीट। ठीक है। दूसरी बात, हीट कैलकुलेशन कैसे होती है? हीट कैलकुलेशन होती है विद द हेल्प ऑफ हीट कैपेसिटी। तो पहले हीट कैपेसिटी जाननी पड़ेगी, फटाफट आइए हीट कैपेसिटी जानते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होता है बच्चों? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, दैट इज मींस इट इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो 1 डिग्री सेल्सियस से अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या 1 केल्विन से किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, तो उतने अमाउंट की हीट यानी कि उतने अमाउंट की एनर्जी इज नोन एज हीट कैपेसिटी। ठीक है। इसलिए हीट कैपेसिटी को लिखा जाता है ऐसे, डेल क्यू अपॉन डी टी। ऑलवेज रिमेंबर, डेल क्यू अपॉन डी टी। सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला यू कैन राइट डेल क्यू इज इक्वल टू सी डी टी। आप कैसे लिख सकते हो? डेल क्यू इज इक्वल टू सी डी टी। ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा बच्चों, अगर आपने लिखा है डेल क्यू इज इक्वल टू सी डी टी, ठीक है, तो इसके दो केसेस बनते हैं। लोग बताते नहीं, सिर्फ एक ही केस बताते, बट मैं दो बता रहा हूं। एक पहला, इफ सी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ध्यान से लिखना, तुम पूरा लिखना, इफ सी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगर सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो क्यू बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ सी डी टी। ठीक है। जो भी लिमिट होगी आपको लिमिट लगाकर हीट कैपेसिटी का टेम्परेचर डिपेंडेंट फॉर्मूला पुट करके, वो बच्चों जनरली हमें एग्जामिनेशन में दिया होता है कुछ इस तरीके से, जैसे सी इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा बाय टी स्क्वायर, इस तरीके से लिखा होता है कुछ कुछ। ठीक है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का जनरली। ठीक, तो एग्जाम में एल्फा प्लस बीटा टी भी दिया जा सकता है, एल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा बाय टी स्क्वायर भी दिया जा सकता है, वॉट एवर इट इज। इस पूरे फॉर्मूले को उठाकर आप यहां पुट करोगे, गिवन टेम्परेचर रेंज में इसका आप डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, देन यू विल रिपोर्ट योर आंसर। ओके। लेकिन अगर आपका सी टेम्परेचर, ओ सॉरी 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 बच्चों, एक छोटी सी यहां पर लिख लो, मैंने गलती से टेम्परेचर डिपेंडेंट का केस बता दिया। इफ सी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, अब लिख लो इफ हीट कैपेसिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगर हीट कैपेसिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यानी कि टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता, है ना, तो उस केस में आप Q इज इक्वल टू सी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, यानी कि डायरेक्टली Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी का फॉर्मूला लगा सकते हो। ठीक है, ये बात ध्यान रखें, यही गलती करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्वेश्चन पेपर में हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट दी होती है और फॉर्मूला लगा देते ये वाला। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट हीट कैपेसिटी में ये फॉर्मूला लगा दिया तो ब्लंडर हो जाएगा, पक्की बात है, ब्लंडर हो जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। ठीक है। फटाफट ये लिखो, इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं, उसे सॉल्व करते हैं तो आपके माइंड में बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी कि सर क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, जब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए और जस्ट मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। आई एम अपलोडिंग द क्वेश्चन।
देखिए बच्चों, ये एक्चुअली गेट एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, बट मुझे बहुत पसंद है ये सवाल। ठीक है। और पसंद इसलिए है क्योंकि इस सवाल में 2 से 3 बातें ऐसी हैं जो आपको एक सिंगल क्वेश्चन ही 2 3 4 बातें सिखा डालेगा। ये सबसे प्यारी बात है इस क्वेश्चन की। तो देखो, देखो, इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट लगेगा, मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया था कि जो आपका डेल क्यू है वो बराबर होता है सी डी टी के। ठीक है। इसी तरीके से याद रखिएगा कि एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या बच्चों, एट कांस्टेंट प्रेशर, हमेशा याद रखना, जो आपका डेल क्यू पी है वो बराबर हो जाता है डी एच के। डेल क्यू पी किसके बराबर हो जाता है? डी एच के। हमेशा याद रखना, कांस्टेंट प्रेशर पर ही जो हीट कैलकुलेट की जाती है उसी को एंथैल्पी बोलते हैं। इसके साथ एंथैल्पी की डेफिनेशन भी पता लग गई आपको, है ना? तो आप क्या लिख सकते हो? सीपी, सीपी, ठीक है, सीपी के टर्म्स में तो डी एच इज इक्वल टू सीपी डी टी, ऐसे लिख सकते हो। अब देखो ये क्वेश्चन कितना प्यारा है बच्चों। कह रहा द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज रिप्रेजेंटेड इन द टेम्परेचर रेंज ऑफ 298 केल्विन टू 400 केल्विन। ये 2 3 बातें सिखाएगा आपको क्वेश्चन। सीपीएम इज इक्वल टू 14 प्लस बीटी, जूल पर केल्विन पर मोल में आपको आंसर दिया है। दिस इज फॉर टेम्परेचर डिपेंडेंट हीट कैपेसिटी वेयर बी इज अ कांस्टेंट। यहां पर बी कांस्टेंट है। Now the molar enthalpy change when the substance is heated from 300 Kelvin to 350 Kelvin is 2 kilojoule per mole. आपका मोलर एंथैल्पी चेंज गिवन है, मींस यू हैव द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। ठीक है। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? बी की वैल्यू निकालनी है। ओके, वेरी गुड। एंड वी हैव द डेटा डेट कि सीपी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि सीपी का फॉर्मूला क्या दिया है? 14 प्लस बी इंटू टेम्परेचर। अब बी एक कोई कांस्टेंट है ना? तो बच्चों हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम लिखेंगे डी एच इज इक्वल टू सीपी डी टी, और सीपी की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 14 प्लस बी इंटू टी होल मल्टीप्लाइड बाय डी टी। ठीक है। और इसको अब आप बोथ साइड इंटीग्रेट कर दो, तो डी एच का इंटीग्रेशन डेल्टा एच, और इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा 14 इंटू डी टी प्लस बी टी डी टी का इंटीग्रेशन। बी को मैंने बाहर ले लिया क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ही बोल रखा है कि वेयर बी इज अ कांस्टेंट, वेयर बी इज अ कांस्टेंट। देखो, बी कांस्टेंट खुद बोल रखा है। अब उसने बच्चों क्या बोला यहां, मैक्सिमम बच्चे क्या गलती करते हैं, वो कहते हैं कि अरे टेम्परेचर रेंज तो ये दी है 298 से 400, लेकिन आप ये देखो कि किस टेम्परेचर रेंज में उसे हीट किया गया है। तो द मोलर एंथैल्पी चेंज व्हेन सब्सटेंस हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 350, तो हमें रेंज 300 से 350 लेनी है, क्योंकि उसी रेंज की एंथैल्पी चेंज हमें दी है 2 किलो जूल। तो देखो, अब आप यहां पर रेंज क्या पुट करोगे? 300 से 350। सिमिलरली यहां पर भी 300 से 350, एंड यू हैव द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच। अब डेल्टा एच को बच्चों किलो जूल से जूल में कन्वर्ट कर लो, यानी कि 2 इंटू 10⁻³ है ना? 14 इज अ कांस्टेंट, बाहर आ जाएगा। dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस b एज इट इज रहेगा। t इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाय 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, और टी स्क्वायर अपर लिमिट यानी कि 350 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट यानी कि 300 का स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो अब कांस्टेंट सिर्फ एक ही नजर आ रहा है, बी। ठीक है, सिर्फ यही वैल्यू आपको निकालनी है। इसे मैंने 10⁻³ से मल्टीप्लाई इसलिए कराया क्योंकि डेल्टा एच आपको किलो जूल में दी है, जूल में नहीं। लेकिन आपको हीट कैपेसिटी की वैल्यू जूल में गिवन थी, इसलिए इसे जूल में कन्वर्ट करना जरूरी था। अब आप लोगों का नेक्स्ट काम है बच्चों, सिर्फ मुश्किल से 30 सेकंड या 1 मिनट का क्वेश्चन अब बचा है। मुझे जल्दी से बी की करेक्ट वैल्यू निकाल के दे दो, गलती मत करना बस। ठीक है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन चाहो तो एक बार फिर से पढ़ लो, हिंट दे रहा हूं, लास्ट लाइन चाहो तो फिर से पढ़ लो, और फिर मुझे क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में निकाल कर दो। देखते हैं किसका आंसर पहले और सही आता है। मेरी प्रायोरिटी है सही निकालना, जल्दबाजी में गलत आंसर निकालना मूर्खता से कम नहीं है। ठीक है, चलिए कीजिए, कीजिए एवरीवन, कम ऑन। सॉल्यूशन आपके सामने लिखा है, मैंने सिर्फ आपके हवाले कैलकुलेशन करी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दैट्स इट।
कम ऑन बच्चों, कम ऑन। बच्चों देखिए, जितना आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उतना ही आपका बेनिफिट है, ठीक है। भले से नोट्स मत बनाओ, नोट्स लेक्चर फिनिश होने के बाद डाउनलोड कर लेना, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह रहा, बट लेकिन जो क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों, वो क्वेश्चन करने सॉल्व बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो, गेट का आया हुआ क्वेश्चन है 2 साल पहले का, ठीक है। 100% प्रोबेबिलिटी है कि ऐसे क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं, हल्का फुल्का वेरिएशन करके क्वेश्चन आ जाता है एज इट इज। ऐसी बात नहीं है कि गेट के क्वेश्चन नेट में या जैम में रिपीट नहीं हुए हैं, आज तक हुए हैं और कई बार हुए हैं, ओके। बिल्कुल मिलते जुलते क्वेश्चन आ जाते हैं एज इट इज, और कई बार तो बिल्कुल ही सेम आए हैं, कोई डेटा चेंज नहीं, कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत जरूरी होते हैं, ओके। एक बच्चे का आंसर आया 0.8, कम ऑन, बाकी बच्चे भी आंसर दो यार, शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। एनीवन कैन गिव यू द आंसर, जल्दी से, जल्दी से आंसर दे दो, फिर मैं कंफर्म करता हूं आपको आंसर क्या है, क्योंकि आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है बच्चों, इससे ज्यादा तो आपको कुछ करना ही नहीं था। यस, वेरी गुड, 0.08 करेक्ट आंसर है। सब लोग आंसर दो जल्दी से। चलिए बच्चों, बच्चों इसका करेक्ट आंसर है 0.072, 0.09, इसके बीच में जिनका भी आंसर आया है, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। दिस वॉज द रेंज गिवन बाय आईआईटी, ऑल आर करेक्ट, ठीक है। ये सारे करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है। क्यों है ये करेक्ट आंसर, देखो मैंने क्यों बोला था, हिंट क्यों दिया था, लास्ट लाइन ठीक से पढ़ना बच्चों। उसका रीजन ये है कि यहां मेंशन्ड है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आंसर देना है राउंड ऑफ करके, ठीक है। तो आपका आंसर 0.08 के आसपास आएगा, ठीक है। बट 0.07 या 0.09 भी है अगर किसी का, या इसके बीच में है, ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक माना जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिलहाल आज का टाइम तो यहीं ओवर होता है, कल मिलेंगे दोपहर 3 बजे, इसके आगे से शुरुआत करेंगे हीट कैलकुलेशन एंड देन सीखेंगे वर्क डन, है ना। थोड़ा जल्दी से 4 से 5 लेक्चर में हमारा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो जाएगा, और इस लायक कंप्लीट हो जाएगा कि मोर देन 80% आप आईआईटी जेम के क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए, अगर अभी तक बच्चों आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि प्रतीक अग्रवाल सर, प्रतीक अग्रवाल, ठीक है, एंड अमित कुमार तिवारी, ठीक है बच्चों, ये दोनों ही टीचर्स क्रैश कोर्स के बाकी टॉपिक्स वहां पर लेते हैं, ठीक है। तो आपको बाकी का जो क्रैश कोर्स का जो टॉपिक्स हैं वो यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। सिर्फ आप जाइए यूट्यूब पे सर्च कीजिए लेट्स क्रैक आईआईटी जैम, आपको चैनल मिल जाएगा। वहां पर डेली अमित कुमार तिवारी सर की, प्रतीक अग्रवाल सर की क्रैश कोर्स आईआईटी जैम के नाम से क्लासेस होती हैं, आप उनको भी अटेंड कीजिए। दोपहर 3 बजे मेरी क्लास अटेंड कीजिए। इस तरीके से आपकी डेली 2 से 3 क्लासेस चलती रहेंगी, ठीक है, लाइव। यस, ऑल दी क्लासेस आर लाइव, डेली 2 से 3 क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, आप उन्हें अटेंड कीजिए और अपना क्रैश कोर्स आगे फटाफट कवर करते रहिए। और अगर बच्चों आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लान परचेज करना चाहते हैं डेडिकेटेड प्रिपरेशन के साथ, तो बच्चों यूज करना ना भूले मेरा कोड SCAMAN, यानी कि स्पेशल क्लास अमन, ठीक है। इस कोड को यूज करके आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों, यहां आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस विद इंडिया बेस्ट एजुकेटर, ढेर सारा पीडीएफ फ्री मटेरियल और लाइव डाउट डिस्कशन सेशंस, लाइव आपको यहां पर क्विजेस और साथ साथ टेस्ट देने का मौका मिलता है, जो आपके टॉपिक्स को बहुत स्ट्रांग बनाता है। और ये सारे बेनिफिट्स टोटली अनलिमिटेड अमाउंट में और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे कल दोपहर 3 बजे सेम जगह पर थर्मोडायनेमिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बहुत अच्छी तरीके से बच्चों पढ़ते रहिए। सारा ने पूछा सर मेरा एग्जाम चल रहा था इसलिए मैं आपका क्लास नहीं कर पाती थी। कोई बात नहीं बेटा सारा,
अब आप लोग अब आप आगे से क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। डोंट वरी अबाउट योर प्रिपरेशन। अभी 1.5 मंथ्स हमारे पास है, हम पूरी अगर डेडिकेशन के साथ लगे रहेंगे देन वी कैन स्कोर अ वेरी गुड, ठीक है, रैंक इन आईआईटी जेईई एग्जाम। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन।